ये आकाशवाणी है। मंथन में प्रस्तुत है बजट सत्र 2023 पर विशेष कार्यक्रम। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से आज संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई। 2023 का ये बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। इसमें 66 दिन में 27 बैठकें होंगी। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा। 14 फरवरी से 12 मार्च तक सदन की कार्यवाही नहीं होगी और इस दौरान विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समितियां अनुदान मांगों की समीक्षा करेंगी और अपने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। परंपरा है कि सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। संविधान के अनुच्छेद 86(1) में इसका प्रावधान है। इसके तहत आम चुनावों के बाद के पहले और साल के पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है और उसके बाद दोनों सदनों का काम शुरू होता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश में ऐसी सरकार है जो ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान करती है और गरीबों की समस्याओं के समाधान तथा उन्हें स्थायी रूप से सशक्त करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वर्ष 2047 तक ऐसे देश का निर्माण करने की जरूरत है जिसमें न केवल गौरवशाली अतीत को अपनाया जाए बल्कि आधुनिकता के सभी स्वर्णिम पक्षों को समाविष्ट भी किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम ऐसा भारत बनाएं जो आत्मनिर्भर हो और अपने मानवीय कर्तव्यों को भी पूरा करने में सक्षम हो। राष्ट्रपति ने नागरिकों से अमृतकाल में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की अपील की ताकि देश को विकसित बनाया जा सके। अमृतकाल के ये 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्यों की पराकाष्ठा करके दिखाने के लिए ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। विश्व में भारत के बढ़ते कद के संबंध में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान पहली बार लोगों को बहुत से सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि अभी प्रत्येक भारतीय का विश्वास चरम पर है और भारत के प्रति विश्व के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। भारत के G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के संबंध में राष्ट्रपति ने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मंत्र के साथ देश G20 के सदस्य देशों के सहयोग से वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान तलाशने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपनी भूमिका का विस्तार किया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने इस बात का भी उल्लेख किया कि आतंकवाद के प्रति भारत के कड़े रुख को विश्व ने मान्यता दी है। इसके कारण आतंकवाद के विरुद्ध प्रत्येक वैश्विक मंच पर भारत की आवाज गंभीरता से सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का ठोस मत है कि देश में शांति तभी संभव है जब राजनीतिक और सामरिक रूप से मजबूत स्थिति होगी। इसीलिए लगातार सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा कि भारत में स्थिर, निडर और निर्णय लेने वाली सरकार है जो बड़े सपने साकार करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई, सीमा पर हर तरह के दुस्साहस को कड़ा जवाब, अनुच्छेद 370 और 3 तलाक को हटाना निर्णय लेने वाली एक सशक्त सरकार के उदाहरण हैं। मेरी सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा। नीति रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छा शक्ति दिखाई। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, LOC से लेकर LAC तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक, आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार। भ्रष्टाचार को लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा शत्रु बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विगत कुछ वर्षों में इसके विरुद्ध अथक लड़ाई लड़ी गई है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान सरकार सुनिश्चित कर रही है। इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कराधान प्रणाली को पारदर्शी, उत्तरदायी और इसके सुविधाजनक बनाने से लोगों का जीवन आसान हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल तीनों को एक साथ रखकर एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और डिजिटल भारत जैसे कई बड़े सुधार लागू किए गए हैं। राष्ट्र निर्माण में ईमानदार योगदान देने वालों को आज विशेष सम्मान दिया जा रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कोई जटिलताओं को खत्म कर
देशवासियों का जीवन आसान बनाया गया है। आज ITR भरने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है। आज GST से पारदर्शिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है। जनधन, आधार, मोबाइल से फर्ज लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक एक बहुत बड़ा स्थायी सुधार हमने किया है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि आज 300 से अधिक योजनाओं में लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में आर्थिक लाभ पहुंचाए जा रहे हैं। बीते वर्षों में DBT के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की है। आज 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते तक पहुंचा है। अब तो पूरी पारदर्शिता से 27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम करोड़ों लोगों तक पहुंचाई गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि ऐसा योजना और ऐसी व्यवस्थाओं के कारण ही कोरोना काल में भारत करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचा पाया है। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ केवल अब नारा नहीं रहा, क्योंकि अब सरकार गरीबों को सशक्त करने के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत उन देशों में से एक था जिनमें गरीबों के जीवन को बचाने को शीर्ष प्राथमिकता दी गई और ये सुनिश्चित किया गया कि कोई भी गरीब भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। ये एक संवेदनशील और गरीब हितैषी सरकार की पहचान है। देश में कोई गरीब भूखा नहीं सोए। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने PM गरीब कल्याण अन्न योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे भी चलाने का निर्णय लिया है। PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज के लिए लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद इस पर चर्चा होगी और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया की निगाहें भारत के बजट पर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का एकमात्र ध्येय भारत प्रथम, नागरिक प्रथम है। संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश का बजट आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास है। उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगी। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के विषय में कहा था कि राष्ट्रपति का संबोधन हमारे संविधान और संसदीय प्रणाली का गौरव है। उन्होंने कहा कि ये महिला सशक्तिकरण का भी एक अवसर है। इससे पहले कल संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई। सरकार द्वारा बुलाई गई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल और अन्य ने भाग लिया। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एलामारम करीम, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की प्रियंका चतुर्वेदी, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, भारत राष्ट्र समिति के सांसद के केशव राव और बीजू जनता दल नेता सस्मित पात्रा बैठक में शामिल हुए। सत्र से पूर्व आकाशवाणी समाचार की एक विशेष परिचर्चा में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि सरकार के विकास कार्यों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम इस सत्र में जाएंगे और विपक्ष के हर सवाल के लिए तैयार हैं। पिछली बार 4 दिन पहले जब हमारा सत्र खत्म होना था, शीत अधिवेशन, 4 दिन पहले इसे बंद करना पड़ा क्योंकि क्रिसमस आ गया था और इसकी वजह से 16 नॉन फाइनेंशियल बिल्स में से 7 ही पेश किए गए थे, तो बाकी बिल भी पेश किए जाएंगे। और जहां तक सरकार का सवाल है, देखिए हमने जो काम किया है और जो हम काम कर रहे हैं उस विषय पर हम निश्चित तौर पर बातचीत करेंगे और जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है तो वो निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं कह दूं कि हमने बहुत काम किया और हम बहुत काम कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं और विकास इतना हो रहा है कि इसका रिपोर्ट कार्ड हमारे हाथों में होगा और हम उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर संसद में जाएंगे और हमारी सरकार की तरफ से
निश्चित तौर पर विभिन्न क्षेत्रों में जो काम हो रहे हैं, आप कृषि की बात लें, आप शिक्षा की बात लें, आप स्वास्थ्य की बात लें, आप नई शिक्षा नीति को भी जोड़ लें, आप आत्मनिर्भर भारत की बात करें, आप गति शक्ति योजना की बात करें, आप अर्थव्यवस्था की बात करें, हम हर एक विषय पर अपने कार्य का ब्यौरा देने के लिए राजी हैं कि अमृतकाल में हम सबका सामूहिक दायित्व है कि देश को हम कैसे आगे ले जाएं, इस दिशा में हम सब मिलकर काम करें। बजट से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण को पेश करने की भी परंपरा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद के दोनों सदनों में 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने की अपेक्षा जताई गई है। साथ ही सर्वेक्षण में इस बात को भी रखा गया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ने अगले वित्त वर्ष में 6.5% की बेसलाइन जीडीपी वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और इस साल मार्च में भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की होने की संभावना है। सर्वेक्षण में महंगाई पर नियंत्रण के प्रयासों का भी उल्लेख है। सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 6% से नीचे है और थोक मूल्य 5% से नीचे की दर पर है। चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 2021 और 22 की इसी अवधि की तुलना में 16% बढ़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट संसद में पेश करेंगी। वित्त मंत्री इस बार 5वीं बार बजट पेश करेंगी। संसद के सत्रों में बजट सत्र का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस सत्र से ही आगामी वर्ष का एक खाका हमारे सामने प्रस्तुत होता है। यहां हम आम बजट और बजट सत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी समझेंगे और इससे जुड़े कुछ तथ्यों को भी जानेंगे। भारत में पहली बार 7 अप्रैल 1860 को बजट पेश हुआ था। वहीं स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। वित्त मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के नाम पर देश में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 8 साल के बजट और 2 अंतरिम बजट पेश किए। उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन पहला बजट 1964 में और दूसरा बजट 1968 में पेश किया था। वर्ष 1999 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को शाम 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने वर्ष 1999 में इसे बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 में शुरू हुई नई परंपरा के अनुसार 1 फरवरी को बजट पेश किया। तब से ही आम बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाता है। वर्ष 2017 तक रेलवे बजट और आम बजट दोनों अलग अलग पेश किए जाते थे। वर्ष 2017 में रेल बजट को भी आम बजट में समाहित कर दिया गया। अब सिर्फ एक ही बजट पेश किया जाता है और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार लोकसभा में परंपरागत किताब में छपे बजट के बजाय इसको डिजिटल स्वरूप प्रदान करते हुए टैबलेट पर बजट पढ़ा। अभी आप सुन रहे थे बजट सत्र 2023 पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in।